जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो जो मौतों के आंकड़े थे उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। बाहर से मैं गुजरता था तो शवों की लाइन लगी रहती थी। उस स्थिति में जब आप देखती हैं कि आप वहाँ पर मौजूद थी, कैसा माहौल था, क्या था? क्योंकि आपने भी बहुत करीब से देखा, मैं भी उस समय फील्ड पे था, लेकिन आप डायरेक्ट लोगों की मदद कर रही थी, डायरेक्ट वो चीज़ कर रही थी जो कोई नहीं कर पाता। तो कैसे देखती हैं दूसरी लहर को? मैंने इतने शव देखे हैं कि एक एक बालिस्ता पे इतनी सब दूरी पे शवों को जलते देखा है। मैंने वो मंजर भी देखा है, आपको याद होगा 2 दिन हल्की चुटपुट बारिश हुई थी, तो जब वो बारिश हुई तो जो अधजले शव रह गए थे, मैंने वो मंजर भी देखा है। आपको पता है कल मैंने अपने छोटे भाई को खोया है, आज मैं अपने मंझले भाई को ले जा रही हूँ और बड़े भाई को ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। पापा हमारे ऑलरेडी एक्सपायर कर चुके हैं, मम्मी और मैं बची हूँ अपने परिवार में। कोरोना फेज ऐसा रहा कि आपने बहुत मदद की। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? 14 वर्ष की आयु में मैं अस्पताल स्कूल से आने के बाद में मैं 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए अस्पताल, चूँकि मैं पुराने लखनऊ की रहने वाली हूँ तो मेडिकल कॉलेज मेरे रीच में था। मेडिकल कॉलेज जाते थे, किसी तीमारदारी किसी की कर देना, किसी के लिए जूस ले आना, किसी की सर दवा देना, किसी की रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लाना, ये छोटे कामों से शुरुआत हुई थी। कोरोना काल था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लॉकडाउन भी था और कोई निकलने की कोशिश करता तो घर वाले मना कर देते थे, बाहर नहीं निकलना, कोरोना पकड़ लेगा या कोरोना हो जाएगा। उस दौरान जब आप बाहर निकली तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा? आपके हस्बैंड का या और परिवार वालों का क्या रिएक्शन था कि भाई? दुनिया चाहे पूरी हमारे विपरीत हो गई, पापा जी का, हमारे पिताजी का इतना सपोर्ट रहता था। अगर उन्होंने कह दिया पीछे से कॉल पर, बेटिया जो तुम कर रही हो वो ठीक कर रही हो, तो मुझे इतना हौसला मिल जाता था, फिर कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती थी। हस्बैंड इकलौती बीवी, तो उन्हें भाई ऑब्वियस था कि पैनिक होना था और सबका अपना नेचर होता है, तो वो थोड़ा सा पैनिक हो रहे थे कि चीज़ों को लेकर। लेकिन हाँ, प्लस पॉइंट ये रहा, परिवार में किसी ने रोका नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आपको याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था, यानी कोरोना की लहर चल रही थी, पहला फेज आता है कोरोना का। लोगों को पता नहीं था ये कौन सी बीमारी है, क्या बला है। अखबारों में निकला कि लॉकडाउन लग गया है दूसरे किसी देश में। जब मैंने भी पेपर पढ़ा तो मुझे लगा पता नहीं कुछ होगा, लेकिन जैसे जैसे भारत में केसेस मिलना शुरू हुए, बीमारी का अंदाजा कि वो कितनी भयानक है ये पता चलने लगा। किसी तरह पहला फेज, क्योंकि भारत के लोगों को ये बात पता नहीं थी कि आखिर ये बीमारी आई कहां से, ये है कौन सी और इसके लिए दवा कौन सी खानी है। लोग मर रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कारण क्या है। उसके बाद पहला चरण खत्म होता है, देश पहली बार लॉकडाउन जैसी चीज से गुजरता है। सड़कों पर सन्नाटा, यानी कि कोई इंसान सड़कों पर नहीं दिख रहा था, दुकानें बंद थी, बाजार बंद थे और लोग सिर्फ एक जगह दिख रहे थे, वो थे अस्पताल। और अस्पतालों में जगह नहीं थी, लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन एक फेज से लोगों ने जूझना शुरू किया था और वो फेज खत्म हुआ, लोगों ने राहत की सांस ली और कहा बला थी टल गई। लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं था। मैं बात कर रहा हूं, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने वो चीज, सही है, वो चीज देखी है। मैं भी कोरोना को झेला हूं। जब दूसरी लहर आती, दूसरा फेज आता है, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। दूसरा फेज जब कोरोना का आता है वो पहले वाले से ज्यादा भयानक। मेरे घर के आसपास के लोग किस तरह खत्म हो रहे थे, जो उम्मीद नहीं थी। स्वस्थ थे, पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन कोरोना की बीमारी उनको लगी, सांस फूली और उसके बाद वो काल के गाल में समा गए। मेरे घर में बहुत से लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। मैं खुद, क्योंकि मैं पत्रकार और मैं दिन भर उस लहर में भी काम कर रहा था, मैं भी पॉजिटिव हुआ। दूसरी लहर इतनी भयानक थी कि उसने पहली वाले लहर को भुला कर रख दिया। लोग खत्म हो रहे थे और स्थिति ये थी, जब किसी घर का कोई खत्म होता है तब पूरा परिवार रोता है, बिलखता है और ये सोचता है सीने से लगा के कि ये फिर वापस आ जाए। लेकिन वो स्थिति ऐसी थी, जब लोग खत्म हो रहे थे तो उनके घर वाले भी उनको छूने से डर रहे थे। लाइनें लगी हुई थी शवों की,
लाइनें लगी हुई थी कि मेरे परिवार का जो शव है उसका दाह संस्कार कब होगा। ना दाह संस्कार हो पा रहा था ठीक से, ना लोग डेड बॉडी ले जा पा रहे थे। बहुत स्थितियां थी कि लोग डेड बॉडी छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, लावारिसों जैसी स्थिति हो गई थी। ऑक्सीजन को लेकर मारा मार थी, अस्पतालों में भर्ती नहीं हो रही थी, भर्ती हो रही थी तो अस्पताल पटे पड़े थे। असलियत दिखा दी थी कोरोना ने कि क्या है स्थितियां। उस बीच एक नाम सामने आता है, वो नाम होता है एक ऐसी महिला का जो इन विपरीत परिस्थितियों में, जब परिवार वाले अपने ही लोगों का साथ छोड़ रहे थे, उस दौरान वो बताती हैं कि मातृशक्ति क्या होती है। मातृशक्ति जब लड़ती है, जब मातृशक्ति भिड़ती है, और सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी, तब उससे बड़ी ताकत कुछ नहीं होती है। और वर्षा वर्मा जी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने दिखाया कि असली ताकत क्या होती है और लोगों के लिए खड़ा होना क्या होता है। क्योंकि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि कोरोना काल में किस तरह से वर्षा वर्मा जी ने लावारिस लाशों को, उन बॉडियों को जिनको लोग छू नहीं रहे थे, अपने परिवार वाले छोड़ के चले गए थे, उनका दाह संस्कार कराया और लगातार दिन रात एक करती रही। और उन्होंने वो काम किया जो शायद समाज सेवा के क्षेत्र में या मानवता के क्षेत्र में, इंसानियत के क्षेत्र में शायद इससे पहले किसी ने नहीं किया हो। वर्षा वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। मेरे ख्याल से मेरा गला इस समय थोड़ा सा वो हो रहा है क्योंकि मैंने स्थितियां देखी, लोगों को होते हुए देखा। जब मैं पॉजिटिव हुआ था तो मेरी छोटी सी बेटी, मैं उससे दूर 7-8-9 दिन जब दूसरे रूम में था तो मैं उससे वीडियो कॉल पे बात करता था। छोटी थी, उसको नहीं समझ कि क्या है, तो मैं वीडियो कॉल पे कहता था पापा मैं आ रही हूँ, तो मैं कहता था कि नहीं आना नहीं। तो मैं अपनी वाइफ से कहता था कि इसको रोके रहना। कई बार वो भागने की कोशिश करती थी तो गिर जाती थी आने की, कि पापा के पास बस जाना है, पापा के पास जाना है। स्थितियां बहुत खराब थी। उस बीच आप आती हैं, वो मैंने भी फोटोज देखी, देश भर ने देखी। बाद में चर्चा शुरू हुई कि भाई ये कौन है। आपने जो उस दौरान काम किया है वो काम बहुत बड़ा पुरस्कार है मानवता के लिए। कैसे देखती हूँ स्थितियों को, जब आप उन विपरीत परिस्थितियों में लड़ रही थी और आप ये देख रही थी, आपने भी देखा होगा कि लोग कैसे कट रहे थे अपनों से, लेकिन आप वहाँ वो कर रही थी। वो जब याद आता तो कैसा लगता है? देखिए, याद आता है तो ऑब्वियसली जहन में सबसे पहले बात यही आती है कि ये मंज़र, ये भयावह मंज़र दोबारा ना आए, देश इससे रूबरू कभी ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने अपने अपनों को ना खोया हो। उस समय मैं आपको एक बात बताती हूँ कि उन परिस्थितियों में भी मैंने जिसमें सबने सिर्फ नेगेटिविटी को तलाशा, मैंने उसमें भी बहुत सारी चीज़ पॉजिटिव देखी। वो ये थी कि लोग ये कह रहे थे कि लोग अपने परिवारजनों को छोड़ के चले जा रहे थे, लोग इंजेक्शन के लिए मारामारी कर रहे थे, लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में भर लिया था। इन सब के बावजूद मैं ये दावा करती हूँ कि हर व्यक्ति ने अगर अपने लेवल से कोरोना से लड़ने की कोशिश ना की होती, कुछ लोग फ्रंट पे आए, कुछ लोग घर में रह करके। आपको क्या लगता है जिन लोगों ने घर में रह करके लड़ाई की, क्या वो लड़ाई छोटी थी? अपने आप को पेशेंस में रखा, किसी डर की वजह से हो, परिवार का एक जो प्रेम होता है, उनको ना खोने देने का जो डर होता है, चाहे आप जिस वजह से भी, लेकिन वो भी एक इतना रत्ती भर का जो कंट्रीब्यूशन था। हम चलते हैं फर्स्ट वेव पे। फर्स्ट वेव में माना कि किसी की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन जो यहाँ से जो हमारे प्रवासी मजदूर जब बाहर की तरफ जा रहे थे, अगर लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया होता, हम जैसे फील्ड पे थे, ठीक है, हम तब बांट पाए जब हमको घर पे बैठे लोगों ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, तभी तो हम बांट पाए, उनको उनकी रास्ते भर का उनका हम इंतज़ाम करवा पाए। तो मेरा ये मानना है कि हर बुरी से बुरी परिस्थितियों में अगर आप अच्छी बात कोई खोजना चाहते हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, अगर देश पे, अगर समाज पे, अगर परिवार पे कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि जब आपके सामने ऑप्शन है,
ऑप्शन है, आप सबके पास ऑप्शन है कि आप टूट के बिखर के घर पे बैठ जाइए या वापस उठिए, मोतियों को पूरा पिरोइए और एकदम सर पे कफन बांध करके बिंदास आप फील्ड पे आ जाइए और देश के लिए कुछ कर गुजरिए। तो मैं तो इसी में विश्वास रखती हूँ और मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर कभी कुछ करना चाहता है तो जस्ट गो फॉर इट, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो जो मौतों के आंकड़े थे उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। जो शमशान घाट थे वहाँ लाइन लग रही थी। मुझे याद है मैं ऑफिस से रात में लगभग 11 बजे लौटता था और सड़कों पर सन्नाटा रहता था, तो एक शमशान घाट बीच में पड़ता था, तो मैं उधर से लौटता था तो दूर से चिताएं जलती हुई नज़र आती थी और वो ऐसा लगता था कि जैसे कुछ अलग सा है, मतलब कि रोशनी 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 रोशनी। और जब बाहर आता था तो मैंने वो भी सीन देखा, जब उससे बाहर से मैं गुजरता था तो शवों की लाइन लगी रहती थी। उस स्थिति में जब आप देखती हैं कि आप वहाँ पर मौजूद थी, कैसा माहौल था, क्या था? क्योंकि आपने भी बहुत करीब से देखा, मैं भी उस समय फील्ड पे था, लेकिन आप डायरेक्ट लोगों की मदद कर रही थी, डायरेक्ट वो चीज़ कर रही थी जो कोई नहीं कर पाता। तो कैसे देखती है दूसरी लहर को? मैंने इतने शव देखे हैं कि एक एक बालिस्ता पे इतनी सब दूरी पे शवों को जलते देखा है। मैंने वो मंजर भी देखा है, आपको याद होगा 2 दिन हल्की चुटपुट बारिश हुई थी, तो जब वो बारिश हुई तो जो अधजले शव रह गए थे, मैंने वो मंजर भी देखा है। मैंने वो मंजर भी देखा है कि जब एक लड़की मुझसे लड़ के कहती है कि वो मेरी वैन में बैठी थी और वो लगातार बड़बड़ा रही थी, बहुत गुस्सा कर रही थी, तो मुझे लगा मुझे समझाने की ज़रूरत है। आई वॉज ड्राइविंग दैट वैन, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की और उसने मेरे पर बहुत तेज़ चिल्लाया। उसने कहा कि आपको क्या पता है, आप गाड़ी ही ना चला रही हैं ना। उसे नहीं पता था कि शवों का क्रिमेशन भी हम अपने उससे कर रहे हैं। उसने कहा आप गाड़ी ही चला रही हैं ना, आपको पता है कल मैंने अपने छोटे भाई को खोया है, आज मैं अपने मंझले भाई को ले जा रही हूँ और बड़े भाई को ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, पापा हमारे ऑलरेडी एक्सपायर कर चुके हैं, मम्मी और मैं बची हूँ अपने परिवार में। तो मैंने वो मंजर भी देखा है। मैंने वो मंजर भी देखा है कि जब कोई जिद करके हमारे साथ गया कि क्रिमेशन हम अपने हाथों से करेंगे और क्रिमेशन सेंटर का जो वो माहौल था, एक बालिस्ता पे वो जो डेड बॉडी एक साथ जल रही थी, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और कुछ वो मंजर भी देखा है कि कुछ लोग छोड़ करके भाग भी जा रहे थे। मैंने वो मंजर भी देखा है कि जो टेम्परेचर था, आप इमेजिन कीजिए कि उस समय का यही पीरियड चल रहा था, उस समय का टेम्परेचर क्या था, और जब हर एक बालिस्ता पे एक डेड बॉडी जल रही होगी तो उसकी वजह से जो उल्टा टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर भी मैंने देखा। और उसी में आप पीपीई किट पहन के जब आप जाते हैं तो आप सोचिए कि क्या क्या मंजर रहता होगा। आप पसीने से लथपथ भी रहेंगे, आप बेहोश भी हो जाएंगे। मुझे याद पड़ता है एक छोटी सी घटना है। एक लड़का था, उसने मुझसे कहा कि दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे भी ये चीज़ करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो हेल्पिंग हैंड मिला मुझे। उस समय पैसे से तो हम अपनी टीम तैयार कर पाए, लेकिन हेल्पिंग हैंड हम बिना पैसे के नहीं तैयार कर पाए थे। आते थे लोग और मुझे लगता है कोई 30 सेकंड पीपीई किट में बिता पा रहा था और 10 से 15 मिनट से ज़्यादा कोई पीपीई किट पहन करके नहीं रह पाया। उसने 30 सेकेंड में, मतलब जितनी देर में वो पीपीई किट पूरी अपनी बंद कर पाता, अपने आप को समझ पाता, वो उतारा और वो वहाँ से बिना बताए मुझसे भाग गया। तो मैंने वो मंजर भी देखा है और इसी में मैंने पॉजिटिव मंजर भी देखे हैं। अगर मुझे वैन के लिए, जो मैंने मान लीजिए मैंने तो कोई एक केस देखा और मेरे अंदर ये जज्बा आ गया, मेरे अंदर भूत सवार हो गया कि मुझे अब तो निःशुल्क शव वाहन लगाने हैं, मुझे तो अब बॉडीज़ को क्रिमेट भी करना है। लेकिन अगर मेरी कोई हेल्प नहीं करता, फाइनेंशियली मुझे स्ट्रांग नहीं करते, मुझे कोई वैन नहीं देता, मुझे मेरे के लिए ड्राइवर नहीं आते, तो मैं वो भी चीज़ें नहीं कर पाती। तो मैंने हर चीज़ में पॉजिटिव भी देखा और नेगेटिव भी देखा। पॉजिटिव को अपनाते चले गए, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते चले गए और आज मैं यहाँ पे हूँ। देखिए, आपने जो काम किया है वो दिखता है, मैंने खुद देखा है और आज भी आप उतनी ही तत्परता से, उतने ही मन से, आज जो लोग असहाय हैं, जिनका कोई नहीं है, उनकी वर्षा वर्मा है, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को देखता हूँ। ये कोरोना फेज़ ऐसा रहा कि आपने बहुत मदद की। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पॉइंट रहा होगा जहाँ से आपके मन में आया कि भाई ये चीज़ मुझे करनी है, क्योंकि बाकायदा आप एक संस्था चलाती हैं, लोगों की मदद करती हैं और कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट होता है, ऐसा कुछ झटका होता है, कुछ ऐसा दिमाग में झटका होता है कि ये चीज़ मुझे करनी है। तो कैसे शुरुआत हुई? बिल्कुल, ये पड़ाव हैं, कई पड़ाव है हमारे जीवन में। 14 वर्ष की आयु से मैं समाज सेवा में हूँ, ये पहला पड़ाव।
ठीक। लेकिन उस समय सोर्सेज नहीं होते थे फाइनेंशियली, मेरे पास कुछ नहीं होता था। पढ़ना होता है, एक 14 साल के बच्चे को, आयु के बच्चे को पढ़ाई लिखाई करनी होती है, भविष्य में कुछ बनना होता है। तो मैंने वो वाला समय भी देखा कि जब 14 वर्ष की आयु में मैं अस्पताल, स्कूल से आने के बाद में मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए अस्पताल, चूँकि मैं पुराने लखनऊ की रहने वाली हूँ, तो मेडिकल कॉलेज मेरे रीच में था। मेडिकल कॉलेज जाते थे, किसी तीमारदारी किसी की कर देना, किसी के लिए जूस ले आना, किसी की सर दवा देना, किसी की रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लाना, ये छोटे कामों से शुरुआत हुई थी। तो जब 10 रुपए कोई मुझे देता था कि पेशेंट के लिए दूध जूस ले आओ, तो लोगों के जहन में वो डर भी रहता था कि ये लड़की कहीं 10 रुपए लेके भाग तो नहीं जाएगी, भाई कोई मुझे जान नहीं रहा है। तो वो शुरुआत थी, बड़ा मज़ेदार था वो। और आज उन्हीं सेवाओं से आज का ये है कि लाखों रुपए का कोई अगर ऑपरेशन की नीड आती है तो प्रभु की इतनी कृपा बनी हुई है कि वो करवा देते हैं। पूरे यूपी में कहीं पर भी किसी को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को कहीं पे जाना है तो निःशुल्क उनको शव वाहन या एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका सवाल क्या था? मैं थोड़ा कहाँ से शुरुआत हुई। हाँ, दूसरा पड़ाव हमारा ये आया कि इन सब चीज़ों में काम करते करते लावारिशों पे जब हमारी निगाह जाती थी, वो चीज़ बहुत हिट करती थी। तो लावारिशों पे हमारा, जो लोग लावारिश लोग जो होते हैं, उन पे हमारा ये सेवाएं स्टार्ट हुई। मेरी बिटिया आज भी मुझसे कहती है कि ये किनारे जो लोग पड़े रहते हैं, सड़क के किनारे पड़े रहते हैं, आप ही की निगाह क्यों जाती है? यहाँ पे तो सैकड़ों लोग गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता है जहाँ चाह वहाँ राह। जब आप चाहते हैं जो चीज़ करने के लिए ना, वो चीज़ें पूरी कायनात फिर आपको मिलाती है उन चीज़ों से। तो उन पे निगाह जाती थी, उनको हॉस्पिटलाइज कराना और नहलाना धुलाना, उनको जो दैनिक कार्य है, खिलाना पिलाना, उनके इंतज़ाम कराना, उनको कपड़ों का, इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम कराना। उसके बाद एक बड़ी दुखद स्थिति आती है, या सुखद भी आ सकती है। सुखद ये होती है कि अगर वो पेशेंट, जिसका आंकड़ा बहुत कम होता है, अगर वो लावारिश लोग ठीक हो जाते हैं तो उनको किसी सड़क पे ना छोड़ करके वापस शेल्टर होम में छोड़ा जाता है। इन केस उनमें से जो मृत्यु को समर्पित हो जाते हैं, उनके लिए फिर वो एक बड़ा तकलीफ दे बात रहती थी, क्योंकि जब आप किसी पेशेंट के साथ लगाव के साथ जुड़ते हैं, जब उनके साथ जीना शुरू कर देते हैं, उन सेवाओं में जीते हैं, तो फिर लगाव हो जाता है। और जब लगाव हो जाता है तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक क्रिया है, जिसको हम क्रिमेशन का वो देते हैं, सबसे डिग्निटी वाली, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म लिया है इस धरती पर, अगर उसको लास्ट राइट भी अगर प्रॉपर ना मिले तो वो बड़ा तकलीफ दे होता है। एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि जो लावारिश रह करके उसने जो अपना जीवन बिताया, लेकिन लावारिश रह करके अंतिम समय उस बोझा के साथ वो मृत्यु के काल में ना जाए। तो बस एक छोटा सा मैंने प्रण लिया कि जब तक मेरे कंधे इनके साथ हैं, कोई भी व्यक्ति लावारिश नहीं कहलाएगा। तो ये मेरा दूसरा पड़ाव था। अच्छा, ये चीज़ें चली रही थी, फिर अचानक से ये सेकेंड वेव आती है। सेकेंड वेव में जब हम देख रहे हैं लगातार अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, कहीं पे पूरी तरह से खामोशी है और कहीं पर इतनी ज़्यादा चीखा चिल्ली है, उसमें सामंजस्य बैठाना। मैंने वो मंजर भी देखा है कि अस्पताल का एक बड़ा सा हॉल है और एक लाइन से सारे बेड लगे हुए हैं और दो दरवाजे हैं, उस पर एक टकटकी निगाह से वो चीज़ें देखी जा सकती हैं। आपको बहुत बहुत जो बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, आप समझिए, मैंने देखा कि जैसे बेड की जो लाइनें लगी हुई हैं, तो जो तीमारदारी के लिए थे या जो डॉक्टर्स थे, उनमें पेशेंट ठीक हो जाए, कुछ की तो ये उम्मीद रहती थी जो तीमारदारी के लिए रहते थे। जिनको बेड नहीं मिलता था ना, वो वहाँ दरवाजे पे टकटकी निगाह लगा के सोचता था या तो ये मर जाए, क्योंकि ठीक तो हो नहीं पा रहे हैं। लगातार देख रहे थे ये मरे तो हमारे घर वालों को बेड मिले, तो कम से कम हमें वो जगह मिल जाए। पहली बात कि हम जो बाहर, तो मैंने वो चीज़ें भी देखी, सारी चीज़ें देख करके। तो उसी बीचों में हमारी एक बेस्ट फ्रेंड थी, थोड़ा ऐसी फैमिली से थी कि उसके पास उतना सोर्स नहीं था। आप सोचिए, वो एक टकटकी निगाह वो भी थी। उनके परिवारजनों ने मुझे कॉल किया कि इसको बेड की ज़रूरत है और यहाँ पे एडमिशन की ज़रूरत है, उसकी बिटिया नेहा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, डीएम के यहाँ कॉल करा करके किसी तरह से, मेरा कोई ऐसा सोर्स नहीं था, लेकिन पता नहीं उस समय कहीं से कहलवा करके उसको दिलवाया गया। 3 दिन के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। और जब एक सबसे बड़ी वो जो एक लम्हा था, जो आज मैं यहाँ पे हूँ या जो हूँ, वो आप एक लम्हे की देन समझिए। जब उसकी डेथ होती है और उस लम्हे में उसकी डेड बॉडी को क्रिमेशन सेंटर तक पहुँचाना था उसके अंतिम संस्कार के लिए, जब हम लोगों ने वैन करनी स्टार्ट की तो पता चला, जिससे लोग वाकिफ़ ही नहीं थे, एटलीस्ट मैं नहीं थी, जो जिनके ऊपर भी आप बीती होगी उन्हें पता होगा।
मैं वाकिफ़ हुई कि उन्होंने कहा कि ये राम मनोहर लोहिया से बैकुंठ धाम तक का मुझे लगता है 4 किलोमीटर भी रास्ता नहीं होगा। तो उसके लिए कोई 14,000 मांग रहा था, कोई 15,000 मांग रहा था, कोई 12,000 रुपये मांग रहा था। तो मुझे लग रहा था कि ये गलत है। चीज़ें हिट करती हैं मुझे, और गलत चीज़ें कुछ ज़्यादा हिट करती हैं। मुझे लगा ये गलत है, बिल्कुल गलत है। फिलहाल उस दिन का चूँकि समय इम्पॉर्टेंट था, अपनी दोस्त का किसी तरह से क्रिमेशन करवाया, और उसी शाम को मैंने ये प्रण कर लिया था कि इस चीज़ से, अब जिस चीज़ से मैं जूझ करके वापस आई हूँ, न जाने कितने लोग ऐसे होंगे। और ये बिल्कुल शुरुआती दौर बता रही हूँ मैं, जो कोरोना का बिल्कुल शुरुआती दौर है। मैंने तय कर लिया कि मुझे निःशुल्क एम्बुलेंस लगानी है, और एनी हाउ लगानी है। फिर रात में ही मैंने वो सोशल मीडिया में उतनी तो ताकत होती है, फिर मैंने वायरल किया कि मुझे एक वैन की ज़रूरत है, और वैन नहीं मिल रही थी, क्योंकि ऐसे तो वैन लोग देने के लिए रेडी थे कि हम इतने इतने रेंट पे दे देंगे। लेकिन जब लोगों को ये पता चल रहा था कि ये जो कोरोना के शव हैं उस पर उनका बॉडी ढोई जाएगी, और ड्राइवर के लिए ऐसे ही मैंने वायरल किया कि मुझे ड्राइवर जब चाहिए, तो ड्राइवर के लिए भी ऐसे तो कॉल आ रही थी, लेकिन जब उन्हें लग रहा था कि कोरोना की डेड बॉडीज़ को क्रिमेट कराना है, तो लोगों ने खारिज कर दिया। मैंने तय कर लिया था ड्राइवर हर तरह की गाड़ी मैं चला लेती हूँ, ड्राइवर मुझसे बेहतर कोई नहीं। और अगर मान लीजिए कहीं से गाड़ी नहीं मिलती तो मेरी इतनी गाड़ियाँ हैं कि मेरा काम चल जाएगा, वो चीज़ें हम मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन वही बात है, जहाँ चाह वहाँ राह। सवेरे तक में मेरे पास कई ड्राइवर के लिए, क्योंकि कई लोगों को भाई परिवार भी तो चलाने हैं, मंजर जो भी हो, पेट की भूख तो आपको मिटानी है, परिवार तो चलाना ही है, तो आपको फिर वो मिल जाती हैं चीज़ें। मैं एक सिंपल सा प्ला कार्ड लेकर के, मुझे याद पड़ता है राम मनोहर लोहिया पे खड़ी थी, जिसमें लिखा हुआ था निःशुल्क शव वाहन, और मेरा नंबर वायरल था। तो बस ये नेक्स्ट पड़ाव था हमारा, ये अगला जो पड़ाव था, इसमें ये सारी चीज़ें शुरू हुई। और पहले दिन 5 केसेस मिले, और उसके बाद से फिर मुझे पता चल गया कि इसकी कितनी नीड है। और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर मैंने 5 गाड़ियां लगा दी, 5 ड्राइवर मिल गए, 5 अटेंडेंट मिल गए, निःशुल्क पानी की व्यवस्था करा दी गई, निःशुल्क हर घाट पे पानी की व्यवस्था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पीपीई किट की गर्मी, वो शवों के जलने की, और अपने आप में जो टेम्परेचर था। तो ये सारी सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क उन दिनों में दी गई। ये पड़ाव में चीज़ें चली हैं। और हाँ, जो चीज़ें उस समय सिर्फ लखनऊ को कवर कर रही थी, प्रभु की कृपा से आप सबकी इतनी दुआएं मिली हैं कि, और सहयोग मिला है, जिसकी वजह से पूरे यूपी को अब हम कवर कर पा रहे हैं। ऐसे पेशेंट जो बड़ी भयावह बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिनका बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, जिनके खेत बिक जाते हैं, इलाज कराते कराते घर बिक जाते हैं, उनको मैंने ये सुविधाएं दे रखी हैं। वैसे लोग कहाँ जाए बेचारे, अपनी बॉडी, आपने कभी सोचा है कि डेड बॉडी लोग छोड़ करके कैसे चले जाते हैं, जिसके साथ इंसान जीवन अपना यापन कर रहा है, प्यार से जी रहा है, सवेरे की चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, दुनिया भर की लम्हे बिता रहा है, कैसे छोड़ करके कोई चला जाता है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो कौन सा एक लम्हा होता है जो आपको मजबूर करता है इन कार्यों को करने के लिए। तो बस उन्हीं लम्हों को ध्यान में रखते हुए सेवाएं हैं, और पूरे यूपी में फ्री ऑफ कॉस्ट शव वाहन चल रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज चल रही हैं, और लखनऊ में जितने भी लावारिस शव हैं उनका एक कंधे पे अपने एक छोटी सी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, आप सब लोगों की ब्लेसिंग से। कोरोना काल था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लॉकडाउन भी था, और कोई निकलने की कोशिश करता तो घर वाले मना कर देते थे, बाहर ना निकलना, कोरोना पकड़ लेगा या कोरोना हो जाएगा। उस दौरान जब आप बाहर निकली तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा, आपके हस्बैंड का या और परिवार वालों का क्या रिएक्शन था कि भाई कहाँ, जब दुनिया घर में है और तुम? अलग अलग तीन बातें बताती हूँ, एक अपनी सोसाइटी का, एक अपने हस्बैंड का, और एक अपनी मम्मी पापा का। मम्मी पापा के पास लगातार, चूँकि बीबीसी और सारे चैनल्स मुझे लगता है उन सब पे चूँकि आ रहा था, तो जब पूरी दुनिया देख ही रही है तो शुभचिंतक लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पैनिक होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उल्टा रिएक्ट करते हैं। तो मिला जुला सारी चीज़ें चल रही थी। कुछ लोगों ने पेरेंट्स को कॉल करके कहा कि क्या इसके दिमाग में भूत सवार रहता है, इतना अच्छा हस्बैंड है, इतनी अच्छी प्यारी सी फैमिली, छोटी सी फैमिली, अभी तो शुरुआत ही हुई है फैमिली की, तो इसको यही क्यों करना है, ये सारी चीज़ें। तो वो उल्टा इम्पैक्ट डाल रही थी पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताऊँ, दुनिया चाहे पूरी हमारे विपरीत हो गई, पापा जी का, हमारे पिताजी का इतना सपोर्ट रहता था। अगर उन्होंने कह दिया पीछे से कॉल पर, बिटिया जो तुम कर रही हो वो ठीक कर रही हो, तो मुझे इतना हौसला मिल जाता था, फिर कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती थी। हस्बैंड इकलौती बीवी, तो उन्हें भाई ऑब्वियस था कि पैनिक होना था, और सबका अपना नेचर होता है, तो वो थोड़ा सा पैनिक हो रहे थे कि चीज़ों को लेकर। लेकिन हाँ,
प्लस पॉइंट ये रहा, परिवार में किसी ने रोका नहीं। हमारी बिटिया मुझे बड़ा हौसला देती थी, बहुत छोटी सी बिटिया थी, उसने कभी मुझे रोका नहीं। बल्कि शाम को जब हम आते थे तो वो उसको ये इतना आइडिया रहता था कि अब हम मम्मी के सेफ्टी के लिए, या मम्मी बाहर से आई हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए, या हस्बैंड का भी यही रवैया रहता था। पैनिक वो चाहे जितना होते हो, रोका नहीं उन्होंने। खैर ये भी पता था कि रुकेंगे नहीं, एक ये भी पॉइंट था। तो वो जो पैनिक था वो केयर में हमारी बदल गई थी। तीसरा एक मज़ेदार मैं आपको बात बताती हूँ। सोसाइटी, चूँकि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो अपार्टमेंट में ये एक मेरे कान में बात पड़ी थी कि ये मैडम तो निकल जाती हैं, इनका तो अपना जुनून है, ये निकल जाती है, अगर इन्हीं वजह से अगर कोरोना आया। एक डर इकलौता मेरे जहन में ये था, परिवार का कोई डर नहीं, किसी का कोई डर नहीं था, इकलौता सोसाइटी का एक जहन में ये बात आती थी, अखरती थी, इनफैक्ट डर नहीं था, अखरती थी ये बात कि अगर मेरी वजह से सोसाइटी में कोरोना आ गया तो ये सब जीने नहीं देंगे, फिर तो प्रॉब्लम पक्का हो जाएगी। फिर एक बार ये भी बात आई कि हम लोग ऐसी डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना खा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक बात बताई कि सोसाइटी में ये चल रहा है कि इनको जो है ये ले करके आएंगी तो फिर कोई मेजर स्टेप लेना पड़ेगा। मैं बताऊं, उन दिनों टिफ़िन का जो सर्विसेज हमारी, ऐसे लोग जो थे जो जिनको रेगुलर आज भी जाते हैं कुछ लोगों के टिफ़िन, वो आते थे मेरे घर में, उसको रुकवा दिया गया। जो हमारे घरों में राशन हम बांटते थे वो रुकवा दिया गया, हमारे घरों का सामान। तो फिर मेरे लिए ये भी मुश्किल हो गई थी कि मुझे एक अलग जगह ले करके रेंट पे वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी। तो ये बात हो रही थी कि शायद मुझे एंट्री ना मिले। तो ऑब्वियस है, तो मैंने कहा कि देखो, हाँ या तो ये काम छोड़ दे तो एंट्री मिलेगी। तो मैंने एक बात बिल्कुल अपने फैमिली को बता दी थी कि हम काम तो नहीं छोड़ पाएंगे, ये हम सेवाएं तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम अपार्टमेंट छोड़ करके, जैसे हमने रेंट पे ले करके राशन रख रहे हैं, हम अपना रेंट पे ले करके हम कहीं पे भी हम रैन बसेरा या कहीं पे भी शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं ये सेवाएं नहीं छोड़ने वाले। यही दृढ़ इच्छा हमको यहाँ तक ले करके आई है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी लाइफ में जब कुछ भी करें, आप अच्छा काम करें या अपने मन का काम करें, आउट ऑफ वे कोई काम करें, तो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें आती हैं। आप उसे हैंडल कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी उन परिस्थितियों में जब लोग अपनों का साथ छोड़ रहे थे, लेकिन समाज सेवा एक ऐसा क्षेत्र है और समाज सेवी एक वो वॉरियर होता है जिसकी जो जिम्मेदारियां होती कभी पूरी नहीं होती हैं। रोज़ ना रोज़ कुछ ऐसा आता रहता है। किसी भी क्षेत्र में, आप चिकित्सा का क्षेत्र उठा लीजिए या अदर क्षेत्र उठा लीजिए, तो किसी ना किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं। ऐसे ही आप लखनऊ में काम करती हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि तमाम तरह की बातें आती हैं। एक बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों को लेकर, क्योंकि आप बच्चों के क्षेत्र में भी काम करती होंगी। एक बहुत बड़ा टॉपिक उठता है आजकल, सोशल मीडिया का देखिए ज़माना है। सोशल मीडिया पे तमाम तरह की लोग एक जोक वायरल करते हैं, लेकिन गहराई बहुत होती है उसमें। तो ऐसे ही हुआ, तो एक मैं सोशल मीडिया देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि मम्मियाँ जब पढ़ी लिखी नहीं होती थी तब बेटे आईएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे, डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। आज मम्मियाँ पढ़ लिख ज़्यादा गई हैं तो बच्चे रील में बिजी हैं, रील बना रहे हैं। ये एक जोक है, लेकिन अगर इसकी गहराइयों में जाएं तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम उम्र के, 18 से भी कम हैं, लेकिन आज नशे की लत में। देखिए, लखनऊ की अगर बात कर लें तो मेट्रो सिटी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या उस मेट्रो सिटी का जो प्रभाव है वो आजकल के यूथ पे, या यूँ कहें कि टीनेजर्स पे ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे मामले आपको भी दिखते होंगे। तो क्या हमारा समाज गलत दिशा में जा रहा है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, या फिर कि जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए? नहीं, सबसे पहली बात कि अगर बच्चे नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं तो क्या सिर्फ मम्मियाँ जिम्मेदार हैं उसकी? सबसे पहली बात, या सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार हैं? हाँ, जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार हैं या सिर्फ मम्मी की जिम्मेदारी है बच्चों की परवरिश में? तो बिल्कुल ये गलत है। और ये जो रील इस तरह की वायरल होती हैं, ठीक है, इनमें गहराई बहुत होती है, लेकिन मैं इन पे बिलीव नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, और मैं इनके इनफेक्ट बिल्कुल खिलाफ हूँ। और पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको अगर आप देखिए समाज में हो क्या रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर चीज़ तो नेगेटिव परोस रहे हैं, हमारा तरीका गलत है। किसी एक बच्ची के साथ, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, किसी एक बच्ची के साथ जब बलात्कार हो जाता है, जब ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना हो जाती है, हमारा मीडिया क्या करता है?
फला मोहल्ले के फला शहर में फला परिवार की लड़की के साथ में इस तरह का हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये आप हमारा ये जो बुनियादी आपका जो मीडिया का जो जिम्मेदारी बनती है वही गलत है? अगर क्या उसमें उस लड़की का, उस बच्ची का क्या दोष था? अगर इसको थोड़ा सा हम उल्टा करके देखें, अगर इसकी खबर कुछ इस तरह से बने कि फला शहर के फला मोहल्ले के फला लड़के ने ये गलत काम किया, क्या आज तक कभी किसी मीडिया पर्सन ने इस तरह की न्यूज़ चलाई है? मुझे बताइए। तो हमारा बेस ही गलत है, हमारी सोच ही गलत है, हम सोचते ही उल्टी तरीके से हैं। पान मसाला बैन करने की जगह हम कैंसर के हॉस्पिटल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं? हम वृद्धाश्रम क्यों बढ़ा रहे हैं? हम अपना बेस क्यों नहीं मजबूत कर रहे हैं? कभी क्या आपने सुना है कि गरीब परिवार के कोई माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में मिल रहे? कभी आपने नहीं सुना होगा। कभी कोई गरीब आदमी वहाँ पे नहीं जाता है। अच्छे परिवारों के जो डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब चीज़ें देखिए, इनकी चेन है। आपने शिक्षा की बात की कि हमारा समाज क्यों जा रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और पाश्चात्य उसको हम लोग अपना तो रहे हैं। जैसे महिलाएं फेमिनिज्म के नाम पर जो डंका पीट रही हैं, उन्हें सही मायने में पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। हमारे रेस्टोरेंट, हम एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। हमारे रेस्टोरेंट ये अपना रहे हैं कि म्यूज़िक के साथ खाना परोसा जाए, लेकिन वो म्यूज़िक इतना हावी होता है कि हम और आप जाते हैं वहाँ पे जो समय स्पेंड करने के लिए, वो हम स्पेंड ही नहीं कर पाते क्योंकि वो म्यूज़िक हम लोगों के उस पर हावी होता है। देखिए, बैकग्राउंड में म्यूज़िक होना चाहिए। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इन चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। हम आते हैं नशा वाली बात पे, जो आपने कहा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसी बिल्डिंग्स उठा लीजिए लखनऊ में जो दिख रही हैं कि जहाँ पे गलत हो रहा है। समिट बिल्डिंग उठा लीजिए, समिट बिल्डिंग में हमें दिख पा रहा है कि वहाँ क्या चल रहा है। शाम के बाद जाने लायक नहीं रह जाती है वो। जैसे आपको याद होगा कि हमेशा हर एरा में एक कुछ गलियां ऐसी होती थी, बदनाम गलियां होती थी, जहां पर जाने से लोग हचकचाते थे, अच्छे परिवार के या कोई भी, मुझे लगता है शाम के बाद उन गलियों में नहीं जाना चाहता था या उन गलियों का त्याग ही करके रखते थे। ऐसे ही आप मान के चलिए कि समिट बिल्डिंग वाली कुछ गलियां ऐसी हो गई जहाँ पर ठीक परिवार नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमें पता है, हमें आपको पता है कि उन गलियों में क्या चल रहा है। नशा इतना हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। उसका बेस समझिए आप। हम पैसे के होड़ में, हम वेस्टर्न कल्चर के होड़ में, स्वैग के होड़ में, दिखावे के होड़ में क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमें खुद नहीं पता है। हमें खुद नहीं पता है। हम पागलों की तरह भेड़ चाल चल रहे हैं। हम अपनी सभ्यता भूल चुके हैं। अच्छा, बड़ा बैकवर्ड लगता है, लोग मुझे कहते हैं इस तरह का इंटरव्यू में सुनने के बाद में, मुझे बड़ा आंटी जी और इस तरह के बड़े कमेंट्स आते हैं मेरे ऊपर। लेकिन सच बताइए, क्या हम अपनी सभ्यता को छोड़ के, क्यों ये वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपनाए पड़े हैं और बाहर के जो विदेशी लोग हैं वो साड़ियाँ अपना रहे हैं, वृंदावन में शादियाँ अपना रहे हैं, हमारे योगा को अपना रहे हैं, तो क्या वो पागल है? हमें होड़ है सिर्फ, हमें पता ही नहीं है, हम सिर्फ भेड़ चाल चल रहे हैं। हमारी शिक्षा में बदलाव लाने की ज़रूरत है और सबसे बड़ा जो स्टेप लेने की ज़रूरत है वो है सोशल मीडिया में बदलाव लाना है। हम जो एकांकी हो रहे हैं परिवारों में, वो बहुत बड़ा रीज़न है। हमारी ये जो लाइफ स्टाइल है वो सबसे बड़ा रीज़न है। हम एकांकी हो रहे हैं। आपको पता है, हम लोग जब एकांकी हो रहे हैं तो पहले क्या होता था परिवारों में, गर्मी की छुट्टियों में हम लोग इंतज़ार करते थे कि हमारे बुआ के बच्चे आएंगे, मासी के बच्चे आएंगे, मामा के बच्चे आएंगे, हम लोग मज़ा करेंगे। अब क्या हो रहा है, परिवार में कोई एक सदस्य रहने के लिए एक दिन के लिए आ जाता है, बच्चा तुरंत कहता है कि मैं अपना रूम शेयर नहीं करूँगा या करूँगी, मेरी प्राइवेसी, मेरा रूम मेरा। ये जो मेरा तेरा हो गया ना, पहले हम लोग एक कमरे में पूरा परिवार रह लेते थे, अब हम एक कमरे में एक व्यक्ति रहता है। पहले पूरा परिवार एक टीवी पे टीवी देखता था, तो ऑब्वियस है कि हम वही चीज़ देखेंगे जो देखने लायक होगी। अब हम अपने कमरे में देख रहे हैं, मेरे पास मुझे जो देखना होगा मैं वही तो देखूंगी। कोई लिमिट ही नहीं है हमारे पास। ये जो ये फ्री का इंटरनेट है, मुझे लगता है सबसे पहले तो इसको लगाम लगा देनी चाहिए। शिक्षा के नाम पे, फ्री इंटरनेट के नाम पे, आप अपने कुछ वोट के नाम पे पूरी तबाही ला चुके हैं। पूरा बर्बाद हो रहा है, हमारी नींव खराब हो चुकी है। तो इन सब पे लगाम लगाना ज़रूरी है।
एजुकेशन सिस्टम में मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल बंद कर देना चाहिए ये जो ऑनलाइन पढ़ाई। क्यों क्यों ज़रूरी है ऑनलाइन पढ़ाई? हम क्यों नहीं किताबों से वो चीज़ें पढ़ सकते हैं? जब हम डिक्शनरी में एक शब्द खोजते थे तो चीज़ें याद रहती थी। अब हम टक 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 गूगल करते हैं और जितनी जल्दी जानते हैं उतनी जल्दी ब्रेन वॉश होता है, हमें पता ही नहीं है, हम वो तुरंत भूल जाते हैं क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं की है उस फील्ड में। और जिस चीज़ में आप मेहनत नहीं करेंगे तो ना ही आपको वो याद रहेगी और ना ही वो जीवन भर रहेंगी वो सारी चीज़ें। तो शिक्षा पद्धति में ऑनलाइन का आप उसका मसला देखिए कितना ऑपोजिट। एक आपका जो सेहत पे जो इफेक्ट आ रहा है, जो आपकी आंखों पे इफेक्ट आ रहा है, उसके अलावा सोचिए आपको पता ही नहीं है कि आपने कम उम्र में वो चीज़ें देख ली, वो चीज़ें परोस दी हैं इंटरनेट पे, फ्री इंटरनेट के नाम पे, कि पूरा आपका जो आपको चीज़ें एक समय पे, हर चीज़ एक समय पे लाजमी होती है ना चीज़ें मिलना। आपको समय से चीज़ें मिल जाएंगी, पहले मिल जाएंगी तो ना आपको वक़्त रहेगी। और ऑब्वियस है कि अगर आपने कोई वाहियात चीज़ देख ली रील पे तो ये तो ह्यूमन बॉडी है, नीड होगी, और नीड होगी तो क्राइम होगा, क्राइम होगा तो आपको अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप गलत राह पे चलेंगे, गलत राह पे चलेंगे तो ऑब्वियस है आप तो बचपन में ही क्रिमिनल साबित हो गए। क्यों? तो उसका बेस तो आप खंगालो। सिर्फ इंटरनेट, फ्री का इंटरनेट कुछ वोटों के लिए, या क्यों आखिर? तो हर चीज़ में मुझे लगता है, शिक्षा में, मेडिकल लाइन में, हर जगह एक छोटे छोटे बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब नहीं चेते तो सब खत्म हो जाएगा, लगभग अच्छा, खत्म हो चुका है। महिला सुरक्षा एक चीज़ और बताती हूँ, हम लोग सिर्फ ये बहुत, आपने चूंकि नशे वाली बात जो कही, हम लोगों को दिख रहा है समिट बिल्डिंग जैसी बिल्डिंग दिख रही हैं तो हम लोग बलबला जाते हैं, हम उन राहों को छोड़ देते हैं। हमारे आपके एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात बताते हैं, हमारे और आपके हर परिवार से हर बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, तो हम लोग अवेयर है, पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चे हमारे, कितना प्राउड फील होता है ना सवेरे हम बच्चों को छोड़ करके आते हैं। क्या कभी आपने इस बातों को खंगाल के देखा है कि हर स्कूलों में हमारा ये ड्रग्स और ये सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं? हर स्कूलों में, हर कॉलेज को इसकी गिरफ्त में ले चुका है। हम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। हमें जो दिख रही हैं, जैसे दिख रही हैं तो हम बलबला रहे हैं। एक चीज़ आपको और बताऊं, हम लड़कियों के लिए ही बताते हैं हम आपको, हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अवेयर करते हैं कि बाहर बेटा तुम्हें ऐसे रहना है, बाहर इन भेड़ियों से बच के रहना है, बैड टच गुड टच सिखाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हम अपनी बच्चियों को सिखाते हैं, अवेयर कराते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, 99.9 बच्चियां अपने घर में ही शोषण में शिकार हो जाती हैं। बाहर के भेड़ियों को हम बचाते रहते हैं, हमारे घर में जो जानवर बैठे हुए हैं ना, हमने उनके बारे में तो कभी बताया ही नहीं है। और लड़कियां बच्चियां हमारी घरों में पहले शिकार हो जाती हैं, बाहर तो बाद में रुद्र रूप लेती हैं। ये जो आपने स्कूलों की बात कही, क्योंकि आपने बड़ी बात उठाई है, स्कूलों में जिस तरह से स्कूलों के बाहर नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, नशा आपने बताया कि किस तरह से सप्लाई भी हो जाता है, तो इसमें कमी किसकी है? क्योंकि दावे तो बहुत होते हैं, ऊपर से नीचे तक दावे ही दावे हैं। स्कूल प्रशासन अगर इस बात को कड़ाई से देख ले कि जो, देखिए जरिया क्या है, मुझे लगता है कॉलेज की कैंटीन जरिया क्या है, कॉलेज की कैंटीन या कॉलेज के बाहर जो खड़े ठेले रहते हैं। रूल तो ये गवर्नमेंट ने बना दिया है कि स्कूल के आसपास का कितने किलोमीटर के एरिया में दारू की वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए, पान की दुकानें नहीं होनी चाहिए। ये देखिए वही बात आई कि ये जो दिख रही थी चीज़ें कि यहाँ से बड़ा गलत हो सकता है, इसलिए मैंने उन पे कानून बना दिया। हम चाट पकौड़ियों की दुकानें, ये भेलपूरी या आइसक्रीम के ठेले, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ईजिली, भाई हर बच्चा निकलता है तो कुछ ना कुछ मम्मी से पैसे लेके आता है, पापा से पैसे लेकर के आता है, तो वो सबसे ज़्यादा ईजिली अगर हमें वहीं से अवेलेबल हो जाए या कॉलेज कैंटीन से चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी तो बच्चों को कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। या जो मैं जितना जानती हूँ, जितना मैंने इसको पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, जितना जानने की कोशिश की है, मैंने जाना है कि जैसे स्कूल में 10 लोगों के ग्रुप में एक लड़का ऐसा होता है जो लीड रोल में होता है, इन चीज़ों को लीड करता है, वो कहीं से लाता है और इन लोगों को सप्लाई करता है। तो ऐसे जो लीडर्स पनप रहे हैं उन पे निगाह रखने की, मुझे लगता है कि पूरे स्कूल में अगर सीसीटीवी कैमरा से कवर किया जाए तो किस रूप में वो देगा। मान लीजिए जब लेन देन चल रहा होगा, पैसे से लेन देन जब चलेगा, वो पुड़िया देगा या कुछ देगा, जो भी होता हो, वो जब देगा लेन देन तो वो कवरेज में आएगा। तो कॉलेज प्रशासन का सबसे बड़ा रोल है। इससे भी बड़ा रोल है हमारे पेरेंट्स का। टाइम
पे पहुंचना है, मान लीजिए नहीं पहुंच सकते, हम भी नहीं पहुंच पाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम की बिटिया को लेने के लिए, तो उस बीचों में हमारा बच्चा किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ। हम लोग तो ये ड्रग्स खेल रहे हैं, बच्चों के अंदर आपने देखा है, जैसे हमारी बिटिया भी पढ़ी हुई है, भाई ऑब्वियसली लखनऊ की पढ़ी हुई है, अब तो खैर कॉलेज में है। जब मैं कभी 10-15 मिनट 20 मिनट पहले पहुंच जाते थे, तो एक जो बदलाव मैंने वो देखा कि हमें जो संस्कार दिए जाते थे, मुझे लगता है कि हम लोगों को डर रहता था जहन में कि अगर हमारे मुंह से ऐसी गाली भी निकल गई, ऐसी गाली निकल जाती थी, तो हम लोगों के हमें वो डर था कि हमारे पापा हमारी बैंड बजा देंगे, और वो बिल्कुल खिलाफ था उसके। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि जनरेशन में, मैं जनरेशन का दोष कम दूंगी, वक्त है, और इसमें भी इंटरनेट जो देख रहे हैं चीज़ें, उसमें जो दिमाग ख़राब हो रहा है, उसमें इनको स्वैग नज़र आता है। बिना गंदी गाली के वो लोग बात ही नहीं शुरू करते हैं, उसमें उनको स्वैग नज़र आता है, उसमें उनको स्टेटस सिंबल नज़र आता है। अगर वो ऐसे सिगरेट ले करके बात नहीं करते, उसमें उनको स्टेटस सिंबल उनको दिखाना है। बच्चे नहीं भी पीना चाहते तो उनको लगता है बड़ा बैकवर्ड टाइप का है, तो उसमें इन चीज़ों को स्वैग नज़र आ रहा है। थोड़ा समझना पड़ेगा, बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि ये जो स्वैग है वो 4 दिन का है। जीवन आपका इन छल्लों में नहीं बीत जाएगा कि उंगलियों के बीच में आपने सिगरेट दबाई और छल्ले में आपने ज़िंदगी उड़ा दी। नहीं, जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी ना, और दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप अभी भटके तो सब भटक जाएगा। तो कॉलेज प्रशासन, जिस भी व्यक्ति ने इस धरती पे जन्म लिया है, हर व्यक्ति की बराबर की जिम्मेदारी है, हर चीज़ में समझना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, सिर्फ परिवार की नहीं, सिर्फ समाज की नहीं, सिर्फ टीचर्स की नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सबको अपने लेवल से लड़ना पड़ेगा। जैसे हर व्यक्ति जब कोरोना के लिए लड़ा था, तब हमने विजय प्राप्त की, कुछ लोगों को खोने के बाद, ऐसे ही हम हर व्यक्ति को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल हम जब कुछ बुरा होते देखते हैं ना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे जहन में आया, तब मैं शेयर कर रही हूँ। जब हम कुछ बुरा होते देखते हैं तो हम टोकते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्यों टोकी, मेरा तो परिवार का मामला है नहीं, मुझसे क्या मतलब। हम अपनी गुड बुक में रहना चाहता है। ये गुड बुक आपको ले बीतता है। मेरी क्या आदत है, भाड़ में गई गुड बुक। अगर वो मेरी औलाद भी नहीं है ना, लेकिन बच्चा किसी का तो बच्चा है ना, टोकना शुरू कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाली ही तो पड़ेगी ना, आपको ये तो तसल्ली रहेगी आप एक परिवार को बचा पाए। वही परिवार का बच्चा आपके भी परिवार के बच्चे को ख़राब करेगा। इस बात को तो समझो। जड़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, जड़ पे काम होना ज़रूरी है। अच्छा, बहुत से अपराध ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, लेकिन समाज में बहुत से अपराध ऐसे हो रहे हैं जो दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि आप समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। आप भी देखती होंगी, किसी भी चौराहे पर रुकते हैं हम, तो भिक्षावृत्ति वाले जो पैसे मांगते हैं वो आ जाते हैं, उसमें महिलाएं भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे। अब ये अपराध है, ये अपराध है, लेकिन खुलेआम चल रहा है। कोई भी ऐसा चौराहा नहीं है जहां ये बच्चे आए ना और आपका गाड़ी में आप बैठे हैं तो आपका नॉक करके आपसे पैसे मांगेंगे, वाइपर साफ करेंगे, ना दो तो गुस्सा आ जाएंगे। लेकिन वो बच्चे हैं, उनको अभी समझ नहीं है कि वो मांग रहे हैं क्योंकि उनके बड़ों ने उनको वही सिखाया गया। क्या जिम्मेदार लापरवाही। दूसरा बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा का। एक केस एक करके बताऊं, वरना मैं भूलती बहुत हूं। पहला आपने ये बच्चे वाली बात उठाई, मैं आपको बताऊं, इसमें भी जड़ पे अगर सोचा जाए तो एक जो आम जनता होती है, जो अवेयर लोग हैं, उनको अगर हम अलग कर दें। हमें आपको पता है कि भीख देने से कितनी बड़ी, हम खुद कितना बड़ा गलत कदम उठा रहे हैं भीख देने से, ये आम जनता को नहीं पता हो। आम जनता देखिए, सवेरे जब निकलती है, मार्मिक होती है, उसके जहन में जो दिल होता है, उसकी जो सोच होती है, पूजा पाठ करता है, उसको ये लगता है कि अगर हम अपने घर से ऑफिस के रास्ते, स्कूल के रास्ते या कहीं जा रहे हैं, रास्ते में अगर कोई हमारे ज़रूरतमंद व्यक्ति आता है, अगर मैंने उसको 10 रुपये दे दिया, 2 रुपया दे दिया, तो हम अपने आप में बड़ा प्राउड फील करते हैं। हमें बड़ा अच्छा फील ये होता है कि मैंने उसको वो 2 रुपया 10 रुपया दे दिया। तो हम देखिए, आम जनता अवेयर ही नहीं है, उसे पता नहीं है कि इसमें कितनी बड़ी बगावत बात है। हाँ, अपराध में शामिल हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है। मैं तो आम जनता हूँ। मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मैंने ये मदद करके प्रभु के घर में जगह बना ली है,
तो उसमें गलती आम जनता की नहीं है। वो जो बच्चा भीख मांग रहा है, जो बच्चा हमारी गाड़ी साफ करता है झट से चढ़ करके, उसको सिखाया गया, उस बच्चे को नहीं पता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है, इसमें हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मांगने वाला भी मासूम है और देने वाला भी मासूम है। हम उस कैटेगरी को अलग रख रहे हैं, जो आपकी समझ वाले कैटेगरी है, हमारी समझ वाली कैटेगरी है, जो पढ़े लिखे, खैर पढ़े लिखे भी यही करते हैं, लेकिन बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जिनको पता है कि भीख नहीं देना ज़रूरी है और भीख देना बहुत बड़ा क्राइम है, बढ़ावा देना ये गलत है, बहुत छोटी वो है। तो यहाँ पे भी अवेयरनेस की कमी है, लोगों को ये बताया जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि भीख देना गलत है और ये कितना बड़ा क्राइम हो सकता है। जब आप भीख देना शुरू कर देते हैं तो इंसान मेहनत करना बंद कर देता है। तो आप, ये भी चेन है, एक ये भी चेन की बात है। तो जब आपको मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाएगी तो आप मेहनत करना बंद कर देंगे, आप अपने हाथ पैर चलाना बंद कर देंगे, आप पढ़ेंगे भी क्यों जब आपको सारी चीज़ें मुफ्त मिल जाएंगी। तो ये बिल्कुल मैं आपके चैनल के थ्रू इस बात को कहना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब आपसे भीख मांगने के लिए आए तो भीख देना बिल्कुल बंद कीजिए। उसको ठीक है, सबके पास उतना समय नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ये बात कहेंगे कि उसको अवेयर कीजिए कि वो कुछ काम करे, कुछ काम करके ही वो चीज़ें जब पैसा अर्न करेंगे तो उसकी अहमियत भी होगी और उसको समझ में भी आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं भी बहुत लोगों की मदद करती हूँ, मेरा मदद करने का तरीका डिफरेंट है। अच्छा, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, या राज्य कोई भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं तो उत्तर प्रदेश की बात प्रमुखता से की जा सकती है। दावे होते हैं कि महिलाओं के प्रति जो क्राइम है वो बहुत कम हो रहा है, लेकिन रोज़ हम लोग इस तरह की घटनाओं से रूबरू होते हैं, बहुत घटनाएं आती हैं। राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जो जिन्हें क्राइम जोन कहा जा सकता है महिलाओं के प्रति, खास तौर से। उदाहरण के तौर पे अगर हम चारबाग उठा के देखें, वहां कोई भी महिला शाम के बाद खड़ी नहीं हो सकती है। अगर वो लड़की या महिला कोई खड़ी हुई, चाहे छोटी बच्ची क्यों ना हो, तुरंत कमेंट पास होने लगेंगे। क्या जिम्मेदारों को ये बात नहीं पता है, या फिर आप देखती हैं सब चीजें कि कुछ लोगों का संरक्षण रहता है इन सब चीजों को लेकर? 100%। देखिए, इसमें भी हम 3-4 अलग पड़ाव पे बात करेंगे कि वाई चारबाग, वाई आपने देखा है वहाँ पे आसपास नशे का जो प्रचार प्रसार है बहुत ज़ोरों पे है। मैं कई रेस्क्यू वहाँ से करती हूँ, वो लड़कियाँ भाग जाती हैं क्योंकि वो सब ड्रग एडिक्ट होती हैं। अच्छा, कम पैसे में सस्ते नशे वाली चीज़ें, वहाँ पे कोई ना कोई तो गैंग सक्रिय होगा, उस पर क्यों सक्रिय रह करके काम कर पाता है, उस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, ये आसपास के शासन प्रशासन को देखना पड़ेगा। उसके लिए बहुत टफ होना पड़ेगा, उसके लिए हमको वो क्या महीने का वो हफ्ता नहीं लेना पड़ेगा, हफ्ता नहीं वसूलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सर्किल है। अच्छा, बुराइयाँ अच्छाइयों पे इस कदर हावी होती हैं कि आपको मन ही नहीं करता कि एक समय के बाद हम अच्छाइयों में रहें। मज़ा आने लगता है, आपको क्राइम में मज़ा आने लगता है, वो पैसा आ रहा होता है उसमें मज़ा आने लगता है। क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। चीज़ें परेशान आप तब होते हैं जब आपके परिवार का कोई उसमें लिप्त हो जाता है। खैर, तो ये तो बात हुई आपके चारबाग की। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं राष्ट्रीय स्तर की, मैं क्यों बता रही हूँ ये भी आगे बताऊंगी, राष्ट्रीय स्तर की नेशनल जूडो प्लेयर हूँ मैं। जूडो इज़ अ गेम ऑफ सेल्फ डिफेंस। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ कि बचपन से हमारे पेरेंट्स अवेयर थे, तो उनको लगा कि ये जो समय आ रहा है इसमें अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, आत्म सुरक्षा के गुणों की ट्रेनिंग देना कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे पेरेंट्स ने समझा, उन्होंने मुझे सिखवाया। अब मुझे ये जिम्मेदारी क्या समझ में आई कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होने का कोई मतलब नहीं है। 70, 80, 100 जो आपके मेडल आपके पास है उसको दीवारों पे चिपका करके शोभा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। मैंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्या समझी कि निःशुल्क हमें कोई भी स्कूल कॉलेजेस बुलाते हैं तो मैं उनमें जा करके अपने उस हुनर को, उन बच्चियों में उस हुनर को हम तब्दील करते हैं। ठीक इसी तरह से उनमें आत्म सुरक्षा के जब गुण आते हैं तो वो न सिर्फ अपनी सुरक्षा कर पाती हैं, अपने आसपास परिवार, सहेलियां, समाज में रक्षा कर पाती हैं। यही जिम्मेदारी जो मैंने अभी आपसे कहा ना, एजुकेशन में क्या बदलाव की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम में अगर 6 घंटे स्कूल लग रहे हैं तो मुझे लगता है आधा घंटा योग, क्योंकि जब इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है।
तो आधा घंटा योग में ज़रूरी होना चाहिए पर डे। मैं बता रही हूँ, ये हफ्ते में एक दिन से काम नहीं चलता। और आधा घंटा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, न सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों का भी उतना ही मिसयूज़ हो रहा है आजकल, समाज इतना गंदा है। तो इन दोनों लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड लेवल पर इस पर काम होना ज़रूरी है। तो आप लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम करती रहती हैं। कोरोना में भी आपने काम बहुत इस तरह से किया कि आज भी लोगों को याद है। लेकिन क्या कुछ ऐसा आपको फेस करना पड़ा, क्योंकि जब आप एम्बुलेंस चलाती हैं, लोगों की मदद करती हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से पैसा भी कमाने की सोचते हैं। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा, हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि अस्पतालों के बाहर लोग अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी करते हैं और क्या करते हैं कि जो मरीज़ जा रहा होता है अस्पताल, उसको बरगला के अपने साथ ले जाके निजी अस्पताल में एडमिट करवाते हैं और खूब मोटा पैसा। तो क्या आपको इन सब चीज़ों से भी जूझना पड़ा कि आपका विरोध हुआ, क्योंकि आप निःशुल्क ईमानदारी से काम कर रही हैं, लेकिन सामने वालों को ये लग रहा है कि ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं कभी? मुझे याद पड़ता है कि जब ये शुरुआती दौर में जब ये एम्बुलेंस सर्विसेज चली थी, तो पहले दिन एक एम्बुलेंस जब लगाई गई तो 5 केसेस, मान लीजिए कि 5 केस पहला दिन मुझे याद पड़ता है कि लगा। तो और आपको बताया था कि मैंने एम्बुलेंस सर्विसेज क्यों लगवाई थी, कि उन्होंने छोटी दूरी के लिए बहुत मोटी रकम वसूलने के लिए जब ये बात कही, तो ये लगा कि गलत है, तो ये एम्बुलेंस सर्विसेज स्टार्ट की गई। अब ये एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की गई तो जिस व्यक्ति को, जिस पेशेंट के पास पैसा नहीं था, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी नियामत वाली बात थी। तो थोड़ा सा गणित इसमें लगाइएगा, आंकड़ा वो करिएगा कि एक गाड़ी ने पहले दिन 5 केसेस लगाए और पर डे आप मान लो एक हफ्ते के अंदर हमारी 5 गाड़ियां लग गई थी। वो 5 गाड़ियां अगर पर गाड़ी 15 केसेस मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम तक तो जा ही नहीं रहे, कोई बहुत दूरी नहीं जाना होता था। जो गवर्नमेंट के उस समय के जो नॉर्म्स चल रहे थे वो ये थे कि नियरेस्ट क्रिमेशन सेंटर पे, घर भी नहीं जाती थी बॉडी, नियरेस्ट क्रिमेशन सेंटर पे जाना है। तो मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, पर गाड़ी अगर 15 केसेस हैंडल किए तो 5 गाड़ी ने एक दिन में कितने हैंडल किए। तो ज़रा सा आप ये बताइए कि जिसके पेट पर इतनी बड़ी लात पड़ रही होगी कि भाई ये तो हज़ारों नहीं लाखों में चला गया ना, कि जो व्यक्ति एक गाड़ी 1 लाख रुपया, मान लो मिनिमम हम बता रहे 1 लाख रुपया वो पर डे कमा सकता था इन छोटी दूरियों के लिए, अगर कोई महिला इस तरह की गाड़ियां लगा करके निःशुल्क सेवाएं देने लगेगी तो वो व्यक्ति क्या कराएगा। मैं आपको बताऊं, कोरोना के समय 3 मेजर एक्सीडेंट करवाए गए हैं मेरे, जो लोग, पता है पब्लिक को पता है इस बात का, क्योंकि और एक पानी वाले ने मुझे धमकी दी थी, उस समय वो 100 रुपए की बोतल गुल्लाला घाट पे बेच रहा था। तो जब ये भी चीज़ें आई जहन में तो मैंने निःशुल्क पानी की व्यवस्था कराई, निःशुल्क खाने की व्यवस्था कराई, निःशुल्क गाड़ी की व्यवस्था कराई और निःशुल्क मैं खुद, मेरे हेल्पिंग हैंड के साथ मैं खुद फील्ड पे थी। जो लोगों का तीमारदार नहीं थे, जिन लोगों को कोई क्रिमेशन नहीं करा पा रहा था, उनका क्रिमेशन करा रहे, तो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं जा रही थी। सारी जब फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं जाएंगी, आपदा को अवसर ढूंढने वाले लोग तो एक्सीडेंट करवाएंगे ही। उनको तो बहुत जहर जैसी लग रही होंगी ना। मैं तो उन्होंने वो जो मेजर एक्सीडेंट कराए गए, और बताऊं लोग ये तो सवाल अक्सर पूछ लेते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। इनसे बचाव करके मुझे आगे काम करना था, काम रोकना नहीं था, वो सारी चीज़ें चल रही थी। महिला होने का खामियाजा आप कहाँ कहाँ भुगतते हैं, आप ये सोचिए। मुझे याद पड़ता है कि पीक पे कोरोना चल रहा था और हमारे पास मेरा नंबर वायरल था, नेशनल इंटरनेशनल लोकल सब जगह 1 नंबर वायरल था। पर्सनली मैं हैंडल करती थी चीज़ों को, इसके लिए मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दे रखा था। केसेस मेरे पास आते थे, तब हम अपने अलग अलग गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे एरिया के हिसाब से। मेरे पास एक कॉल आती है इंदिरा नगर से कि फला फला एरिया में कॉलोनी में एक महिला की डेथ हो गई है और उनके परिवार में कोई नहीं, एक पुरुष थे, वो पहले एक्सपायर कर गए थे, बाहर उनके बच्चे रहते, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और 3 दिन से वो लाश सड़ रही है। तो आपको आप देख लीजिए कि आप, चूँकि आप कर रही हैं क्रेमेशन का काम, तो आइए आप इनको ले जाइए, आप अपना क्रेमेट कर दीजिए। तो गाड़ी उठाई, मौके पे हम पहुंच गए।
महिला होने का खामियाजा सोचिए, आखिर कुछ तो जहन में आया होगा ना इस प्रैंक कॉल के लिए। अब मैं जब वहाँ उस लोकेशन पे पहुँचती हूँ तो मैंने देखा एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर खड़ी होती है, वो कम से कम 5-6 लोग अंदर होते हैं, बढ़िया मस्त अपना कुछ खा पी रहे होते हैं, सड़क पे ही बता रहे हैं मैं आपको, चूँकि कॉलोनी होती है, हर कदम पे तो नहीं थी ना वहाँ पे पुलिस की कोई आपको देख पाए, और वहाँ पे बढ़िया म्यूज़िक चल रहा होता है। तो मुझे ये तो पता था कि उस सिचुएशन से हम निकल आएंगे किसी भी तरीके से, किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। मेरा एक सिंपल डिक ड्राइवर था, मैंने बहुत गुस्सा किया, और जब उस सिचुएशन को जाना, वहाँ पे कोई डेड बॉडी नहीं थी, उसको गुस्सा उस्सा करके खैर हम चले आए। लेकिन मलाल इस बात का था कि आपने एक महिला, अगर यही एक पुरुष काम कर रहा होता, पुरुष एक गाड़ी ये ड्राइव करके आ रहा होता, तो शायद आप ना बुलाते, ना ये प्रैंक करते। आपने ये प्रैंक जो की, उसकी वजह से जो 2 घंटा हमारा आने जाने और इस प्रोसेस में बर्बाद हुआ, न जाने हम कितने लोगों की मदद कर देते, कितने जेन्युइन लोग। ये प्रैंक बहुत बड़ा अपराध भी 100% ये अपराध की ही प्रवृत्ति से किया गया होगा, जिसको मैं बड़ा हल्के में प्रैंक कह रही हूँ। क्या सोचा होगा मुझे बुलाने से पहले, आप ये सोचिए, जिसको मैं प्रैंक कह रही हूँ वो अपराध की प्रवृत्ति से ही किया गया कॉल था। ऑब्वियस है। इतनी चीज़ें आप दिन भर देखती हैं, सहती हैं, लड़ती हैं, लंबे समय से करती हुई आ रही हैं। दिमाग में मैं समझता हूँ कि अपने काम का एक लोड दिमाग में रहता है, परिवार का एक एग्जाम्पल और दूं, फिर आपकी इस बात पे आती हूँ। एक चीज़ और बताती हूँ जो जानना ज़रूरी है लोगों के लिए। एक खामियाजा और जो ज़िंदगी भर हम खैर नहीं भूल पाएंगे, हमारे ऊपर एक अंग तस्करी का केस लगा। दिल्ली के कोई चैनल ने, द्वारिका के इनफैक्ट किसी चैनल ने एक सनसनीखेज वायरल की कि एक एनजीओ संचालिका डॉक्टर के साथ मिल करके कोरोना में मरे हुए जो डेड बॉडीज होती हैं उनका अंग तस्करी कर रही हैं, ये कोरोना में आपदा को अवसर में बदल रही हैं। इस तरह से उन्होंने ये हेडलाइन चलाई, उनकी टीआरपी यहाँ से यहाँ हो गई। तो इस तरह के केसेस भी लगे, जो कि सोचिए आप काम के साथ साथ ये चीज़ें हैंडल करने में कितनी मशक्क़त आनी है, आपका टाइम ख़राब होता है, आप मेंटल हैरेसमेंट होते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ फिर नेगेटिव उसमें आ जाती है। अगर आप अपना धैर्य खो दें तो आप वहीं फिर बैठ जाएंगे घर। तो इस धैर्य को बनाए रखने के लिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कोई भी इंसान हो, चाहे वो बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक हो या फिर घर में पूरे परिवार को संभालने वाली महिला, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मनोरंजन के भी साधन होते हैं। म्यूज़िक हुआ, मूवी हुई, नाटक हुए, तो कैसे, मतलब इन सब चीज़ों से, इन झंझावतों से कैसे आप निकलती हैं? देखिए, जब पूरा दिन शवों के साथ रहने के बाद जब हम शाम को घर जाते हैं तो एक उसके साथ जाते हैं कि जब हम परिवार में जाएंगे, पहुंचेंगे, भाई सबसे पहले तो आप फैमिली के पास ही इंटरेक्शन होगा आपका। तो जब आप जाएंगे घर वापस, तो एक मेरे पास जो मेरी बिटिया है वो मेरा सबसे बड़ा स्रोत है, जिसको देख करके लगता है कि हाँ, मुझे कुछ भी हो जाए इसके लिए तो वापस आना ही आना है। जो हमारा परिवार है, एक मेरे पास क्यूट सी बिल्ली है, उसके साथ खेल करके वो सारी चीज़ें रहती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करती हैं वो 2-3 चीज़ें छोटी छोटी हैं। परिवार, दोस्त, ये जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं या छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इनके साथ या तो घर में एक म्यूज़िकल इवनिंग, म्यूज़िकल नाइट अपनी प्लान कर लेना, या किसी और के घर में जा कर के म्यूज़िकल इवनिंग, म्यूज़िकल नाइट प्लान कर लेना। थोड़ी सी एक दोने भर मैगी, एक मस्त सा मस्का लगा हुआ बन और एक कड़क चाय भी हमें उतना ही सुकून देती है जितना हम बाकी अन्य चीज़ों में ढूंढ लेते हैं। तो मुझे बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस करने का या उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे चाय एक मिल जाए, दोस्तों का साथ मिल जाए, हंसी ठहाके मिल जाए, अपने अंदर का आप अपना बच्चा जीवित रखिए और मस्त आप चाहे जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हों, दिन भर आप चाहे जितने स्ट्रेस में रहें, दिन भर आप चाहे जितना सीरियस नोट पे काम करके आए, लेकिन शाम को दोस्त मिल जाए, म्यूज़िक मिल जाए, परिवार मिल जाए, चाय, मैगी, बन मक्खन, ये सारी चीज़ें मिल जाए, तो मुझे लगता है कि लाइफ आपकी सेट है। चाहे जितना मैं थकी हूँ, अगर शाम को कोई छोटा गेट टुगेदर या कोई पार्टी होती है तो मैं झट से अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के रेडी होकर के जाती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वहाँ से जो एनर्जी लेके आऊँगी, नेक्स्ट डे मुझे वही एनर्जी काम पे इस्तेमाल करनी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत बड़ी चोर, सबकी खुशियाँ, सबकी जो पॉजिटिव वो है, सारी चीज़ें हम चुरा करके लाते हैं और नेक्स्ट डे काम में लगा देते हैं। तो ये थी हमारे साथ वर्षा वर्मा जी, जिन्होंने
बताया अपनी जर्नी के बारे में, और ये भी बताया कि कोरोना काल के दौरान उनको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रही, समाज के लिए कुछ किया, और उसके बदले भी बहुत सी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। तकलीफ़ें उन लोगों से जो शायद सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। लेकिन वर्षा वर्मा जी की कहानी कुछ अलग है, पढ़ने वाली है, सीखने वाली है कि समाज सेवा के नाम पर किस तरह से वाकई समाज की जो सेवा की जाती है, वाकई ज़मीन पे उतर के काम किया जाता है और उन मुश्किलों से लड़ा जाता है जिन मुश्किलों के आगे बड़े बड़े टूटते हुए नजर आते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी बातचीत को लेकर, इस चर्चा को लेकर, हमारे खास मेहमान को लेकर आप सबका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।